बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूं नाज़रीन यासिर रशीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक तजर्बे के साथ, वो सबक जो हमें हमारी ज़िंदगी सिखाती है। इकरा, अगर कोई सबक हमें ज़िंदगी सिखाए हम उससे ज़्यादा सीखते हैं, और अगर हमें लोग बताए तो कभी कभार कम सीखते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि जो हम पे बीते थे रंज सारे, वो खुद पे बीते तो लोग समझे। आज हम बात करेंगे कनात पसंदी और शुक्र खुदाबंदी की, जिसका इस वक्त ज़िया नज़र आता है। अगर इंसान इस हालात में 20 या 25 हज़ार रुपए कमाए और उसका ताल्लुक मजदूर तबके से हो और उसे 20 या 25 हज़ार ना मिले जिसका हुकूमत ने वादा किया है, तो उसका जो गिला है ना वो बजाए, वो शिकवा बजाए। लेकिन यासिर, जो लोगों की मतलब जिनकी सैलरीज भी अच्छी हैं, जिनके पास सब कुछ अल्लाह ताला का दिया, वो फिर अगर अपने उन तमाम चीज़ों पर शुक्रगुजारी ना करें तो फिर तो बहुत हम हमेशा अपने से ऊपर देखकर अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। मैं वो तजर्बा, वो सबक जो मैंने सीखा, जो मुझे सिखाया गया, मैं वो शेयर करता हूँ कि एक बार इकरा गाड़ी पे जाते हुए एक बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े थे, तो रुक के उनसे रास्ता पूछने लगा। तो उन्होंने कहा, जी इधर से आप आगे चले जाएं, आगे से टर्न हो जाएं तो आपकी मंजिल आ जाएगी। उनसे पूछा कि बाबा जी कितनी देर लगेगी? तो वो पंजाबी थे, तो कहते हैं कि बच्चे गड्डी नू कादा पेंडा पेंडा ते मैनू पूछ के जिन्ने मैं पहुंचना। बिल्कुल। अब मैं अंदाज़ा लगाने शुरू हो गया कि पैदल हैं, बुजुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, आवाज़ भी कांप रही है उनकी उम्र के बायस, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, आसानदे सवारी है मेरे पास, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप गाड़ी पे हो तो गाड़ी को मुसाफिर का क्या पता, आप जाएंगे तो अभी पहुंच जाएंगे। जिसने पैदल जाना है उससे पूछो कि कितना वक्त लगेगा। उससे ज़्यादा वक्त की जो है ना कदर है, और क्योंकि उसको वक्त ज़्यादा लेगा पैदल चल के उसने अपनी मुसाफिर तय करनी। ऐसा ही है, यानी हम कनात पसंदी और शुक्र खुदाबंदी से दूर हो चुके हैं। हमारा जो ताजिर तबका है, अगर एक महीने वो 1 लाख कमा ले, अगले महीने वो 80 हज़ार कमाए ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने 80 हज़ार मुनाफा कमाया, वो ये कहेगा 20 हज़ार घाटा हो गया। तो लेकिन हम जो है, अगर हमारे पास गाड़ी है, आसाइश है, तो एक आसाइश जो है वो आपकी सहूलत के लिए, जिसे आप आसाइश सहूलत कह सकते हैं, और एक आसाइश नुमाइश के लिए होती है, जिसे आसाइश नुमाइश कह सकते हैं। यानी अगर आप एक छोटी गाड़ी में हैं और आप बड़ी गाड़ी की तरफ देख रहे हैं तो वो आसाइश नुमाइश है। लेकिन यासिर, इस सबका तो यही है ना कि हमें चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। जितना आपके पास है उसके ऊपर शुक्रगुजारी करें और अपने से नीचे वाले को हमेशा देखना चाहिए। यानी आप गाड़ी पे हैं तो आप बाइक वाले को देखें, बाइक पे हैं तो आप साइकिल वाले को देखें, साइकिल पे हैं तो पैदल चलने वाले को देखें, पैदल हैं तो अपाहज लोगों को देखें। जो माजूर है उनके पास तो ये भी नहीं, पाँव भी नहीं कि वो पाँव से चल सके, वो कितनी मजबूरी में। तो जो पैदल है वो भी शुक्रगुजारी जो है अल्लाह ताला का हमारे एहसास से, हमारा हाथ, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी आंखें, हमारी ज़बान, ये वो चीज़ आप चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं कि आपके पास हैं, तो आप सबको उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। हम भी शुक्र अदा करें, आप भी अपना जो है ना, अपने जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दी हैं, जो आसाइशें दी हैं, उन सब पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं आज के इसी सबक के साथ कि हम आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारे पास है हम उस पर शुक्र अदा करेंगे। इस वक्त जो मजमूई तौर पे मुल्क की सूरत हाल है, कोरोना वायरस का जो ख़तरा है वो दिन ब दिन कम होने लगा है। रवैये रफ्ता रफ्ता हमने तब्दील किए हैं। जब आप वही बात है कि जब खुद पे बीतती है तो फिर अंदाज़ा होता है कि कितनी मुश्किल है और कितना मुश्किल गुजारा करना है। तो इंसान रफ्ता रफ्ता फिर ये माइल हुआ और ये सीखने पर मजबूर हुआ कि ये वायरस जो है इससे बचाओ इस तरह ही मुमकिन है कि अगर हम एहतियात करेंगे, SOPs पर अमल दरामद करेंगे, तो रवैयों में तब्दीली की वजह से ये हमें नताइज देखने में आ रहे हैं। तो इसमें मुस्तकिल मिजाजी दिखाना होगी जिसके बिना पर ये जो प्लेटो सूरत हाल है ये इससे भी कम हो सके। फौरी तौर पर अगर सिंध की बात की जाए तो उसको 1 लाख और पंजाब को 50 हज़ार वैक्सीन की डोजेस फराहम कर दी गई हैं। और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये कहना है कि मुल्क में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और यासिर, दूसरी बात ये है कि हम लोग अगर बात करें वैक्सीन की, तो हम लोगों ने कैंपेन भी चलाई और मुल्क भर में कैंपेन चल रही हैं, और लोग जो है वो वैक्सीनेट हो रहे हैं। पहले क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी लोगों को कि जी हम लोगों ने नहीं लगवानी वैक्सीन, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो अब इस किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन थी वो अब खत्म होती जा रही है। और यहाँ पे अपने नाज़रीन को ये बताएं, एक खुशाइन बात ये है कि नादिरा की जानिब से एक आपको सहूलत ये दी गई है कि पहले 2 डोजेस के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब आर्जी तौर पर 1 डोज के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं
और इसके साथ साथ अगर आपने निजी फ्लाइट्स के जरिए मुल्क के दूसरे हिस्सों का सफ़र करना है तो उसमें भी आपको आसानी हो सकेगी। होटल में अगर स्टे करना है, किसी जगह पे जाना है तो उसके लिए भी आपको आसानी हो सकेगी। इसी सारे मामले पर बात कर लेते हैं। चीफ पंजाब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या अब ज़्यादातर जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए वैक्सीनेशन लग रही है तो क्या वो पाक वैक्सीन लग रही है और क्या रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा आ रहा है इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त पंजाब में डेली बेसिस पर तकरीबन 2,40,000 से 2.5 लाख तक लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और इस वक्त हमारे पास साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइज़र भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन वो एक स्पेसिफाइड ग्रुप के लिए है। एस्ट्राजेनेका भी मौजूद है। और डिफरेंट सेंटर्स में साइनोवैक और साइनोफार्म तकरीबन हर सेंटर में मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से एक डिमांड की जाती है कि मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं, यानी दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वहाँ पर ऑस्ट्राजेनेका लग रही है, फाइज़र लग रही है और वही काबिल कबूल है। सऊदी अरब में भी देखा जाए तो उसने भी 2 वैक्सीन इसमें से ऑस्ट्राजेनेका और फाइज़र को ही छूट दे रखी है। तो पाकिस्तानी हुकूमत आने वाले दिनों में इस पर क्या एक्शन लेगी? अभी तो जो फाइज़र और एस्ट्राजेनेका हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में, अभी हुकूमत ने वो गाइडलाइन दी है कि जिन लोगों ने बाहर सफ़र करना है, खुसूसन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वो भी बाहर जा रहे हैं, तो उनको उन्होंने कहा है कि फाइज़र और एस्ट्राजेनेका उनको टॉप प्रायोरिटी पर लगाई जाए। और मज़ीद फाइज़र और एस्ट्राजेनेका की डोजेज़ भी इंपोर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है, ताकि ऐसे लोगों को जो मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं जॉब के लिए, स्टडी के लिए, तो उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से बाद शहरों से ये भी शिकायत मौसूल हो रही है कि वैक्सीन की किल्लत हो गई है, वैक्सीन नहीं है, वहाँ पर शहरियों का रश भी देखने में आया, तो इसकी किल्लत को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कब ये वैक्सीन जो है हर सेंटर पर मौजूद होगी ताकि शहरी जाकर आसानी से अपने आप को वैक्सीनेट करवा सके? तकरीबन हर सेंटर पर वैक्सीन मौजूद है। एक दिन के लिए इंटरप्शन हुई, लेकिन उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने वैक्सीन 50,000 के करीब कल पहुंचा दी। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने 1-2 दिनों में जो आर्जी किल्लत है इंशाल्लाह ताला वो पूरी हो जाएगी और किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जब कोरोना वायरस फैल रहा था, अवाम में आगाही कम थी, तो उसकी एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई। वो तबका जो मुतासर था, वो तबका जो इसके लिए तगोदो कर रहा था, जिस तरह हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे पुलिस एहलकार हैं, उनके शॉट बना के अवाम तक पहुंचाए गए कि हम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं आप उस मुश्किल से ना गुजरें, एहतियात करें। तो वैक्सीन के हवाले से वैसी मुनज़्ज़म कैंपेन देखने में नहीं आई। वो इस तरीके से होनी चाहिए थी कि जो वैक्सीन याफ्ता तबका है उसके तासुरात लिए जाते, वो दूसरे अवाम तक पहुंचाए जाते। तो ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन का ना होना आपको हेजिटेंसी का बाइस नहीं लगता? मेरा ख्याल है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन हर लेवल पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बैनर्स की शक्ल में जगह जगह, क्योंकि मैं तो पूरे पंजाब में इस वक्त मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स को, कल भी मैं गुजरांवाला गया हुआ था, गुजरात गया हुआ था वैक्सीनेशन सेंटर का सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ पर कोई किसी किस्म की कमी तो नहीं है। तो बाकायदा प्रॉपर बैनर्स वगैरह लगे हुए थे लोगों को मोटिवेशन के लिए। और जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी वक्तन फ़वक्तन मीडिया पर आके लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, और बाकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे भी बयानात लेके दिए गए हैं। वैसे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जिस तरह हमने SOP पर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंपेन की, तो इसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन हमें ज़रूर चलानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि केसेस में अब कमी तो होती जा रही है, SOPs पर भी अमल दरामद करना है, लेकिन मज़ीद हमें या आवाम को या जो बाकी हुकूमती नुमाइंदे हैं, हुकूमत को किस तरह से इक़दाम करने चाहिए कि ये केसेस मज़ीद कम हो और हमारी जो लाइफ है वो रूटीन पर आ सके? देखिए, मैं आपको यहाँ पर जैसा आप शुरू में आपने फरमाया, आपके साथी ने भी, कि हमने जो इस वक्त कोरोना कंट्रोल किया है, वो बेशक हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो SOPs पर अमल हुआ है, जो लॉकडाउन हुआ है, जो लिमिटेशंस हुई हैं, वीकेंड पर मार्केट बंद होना, शाम 6 बजे के बाद बंद होना, बुनियादी रोल कोविड के कंट्रोल में SOPs पर अमल दरामद और ये लॉकडाउन है, इसने रोल प्ले किया है। अभी भी अगर हम
ने कोताही दोबारा शुरू कर दी और आप SOP पर नेग्लिजेंस करने शुरू कर दी, तो यकीन करें ये कोविड कहीं नहीं गया, ये कोविड वापस आ जाएगा। डॉक्टर असद साहब, आप ये देखिए कि अभी तक की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से हमने मेंटेन किया, अमवात की तादाद कम हुई, पॉजिटिविटी कम हुई, तो अगर ये मेंटेन करके ही हम चल रहे हैं तो डॉक्टर अताउर रहमान का ये बयान कि चौथी लहर आने का खदशा है, तो खदशा किस बुनियाद के बायस है? यानी क्या कोताही देखने में आ रही है फिर से, या फिर वजह कुछ और है? मैं टोटली एग्री करता हूँ डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। देखें, हमें सेफ्टी उस वक्त मिलेगी जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी। इस वक्त 1 करोड़ से कुछ लाख लोगों को वैक्सीनेट हुई है, वो हार्डली 20% के करीब बनते हैं, उससे भी कम बनते हैं। SOP पर अमल ना किया, लोगों ने शायद समझना शुरू कर दिया कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन कुछ लोगों को लग गई है तो शायद मुल्क सिक्योर हो गया अगेंस्ट कोविड। ऐसी कोई बात नहीं, हम सिक्योर उसी सूरत में हैं अगर लोग उसी तरह SOP पर अमल करते रहे। अगर ये कोताही लोगों ने, जिस तरह मैं अभी आप भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, अभी भी आप देख लें, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिए हैं। आप किसी बस पर, किसी वैगन पर देखें, लोग बगैर मास्क के बैठे हैं। तो ये चीज़ है जो दोबारा हमें 4th वेव की तरफ लेके जा सकती है। इसलिए अभी हर शख्स को अपने जहन में ये रखना है कि अभी कोविड मौजूद है, कोविड कहीं नहीं गया। इसको आर्जी तौर पर जो इसमें कमी आई है, लेकिन अगर हमने दोबारा कोताही अपनी शो कर दी SOP में, तो ये दोबारा 4th वेव आ सकती है। बिल्कुल, कोताही तो हमें बरतनी नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से हम बात करते हैं हमारे हमसाया मुल्क की, इंडिया की, तो वहाँ से जिस तरह से जो वहाँ पे वायरस की अब किस्म में तब्दीली आई है, इंडियन वेरिएंट वायरस जो है, उससे हमने बचने के लिए क्या इकदाम किए कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना न करना पड़े? देखें, इंडियन वेरिएंट वायरस, अल्लाह का शुक्र, अब तक तो पाकिस्तान में कोई नहीं रिपोर्ट हुआ। और बाकी ये जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं बाय एयर, और उनके सैम्पलिंग हो रही है, और उन सैंपल्स को बड़ा माइन्यूटली उस पर उसकी टाइप ऑफ वायरस को देखा जा रहा है कि कौन सा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो क्लोज ऑब्जर्वेशन और क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैवलर्स है, उस पर कड़ी नज़र रखी हुई है गवर्नमेंट ने सारे एयरपोर्ट पर, बॉर्डर पर। तो उसी की वजह से अभी तक हम इस इंडियन स्ट्रेन से बचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम इससे बचे रहें, दुआ भी करते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी कम है, अमवात की शरह भी कम है। इसकी बुनियादी वजह एक ये है कि ज़हनी तौर पर आसाब मजबूत हो चुके हैं लोगों के, दूसरों से सबक हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इसका हमला कमज़ोर हो चुका है। हमें SOPs पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए, हमें वैसी ही एहतियात बरतनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम महफूज रह सकें और अपना मुस्तकबिल भी महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जो 2-3 दिन से एक ही मौजूए बहस बना हुआ है हमारी न्यूज़ में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि हम जिन नुमाइंदों को मुंतखब करके ऐवान के इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाते हैं, उनका रवैया जो है वो हमें खून के आंसू रोने पर मजबूर, और वो बदल भी नहीं रहा है। एक तो वो ना कि बदल जाए। तीसरा दिन है, और अगर बात की जाए कौमी असम्बली इजलास की, तो जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकल चुका है। बजट इजलास की कार्रवाई 30 रोज़ भी आगे नहीं बढ़ सकी। पहले तो किताबें हमने देखा कि चल रही थी, बजट की कॉपियाँ एक दूसरे पर फेंकी गई, लेकिन कल तो ये हद हो गई है बुनियादी तौर पे इसके आगाज से देखें कि पहले तो सिर्फ तू तकरार होती थी, एक दूसरे पे लफ्जी नारेबाजी थी, फिर बाद में आपने किताबें चलाई, कल तो नौबत यहाँ तक आन पहुंची सैनिटाइजर की बोतल दे मारी। बिल्कुल, और बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो तकरीर तीनों दिन ही अपनी मुकम्मल नहीं कर सके, और इजलास की जो कार्रवाई है वो ख़त्म करनी पड़ी है। हमें यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, आप आगाह हैं, आपने इस पे स्टेटमेंट भी दी है। आपका ये कहना है कि जवान अरकान जो थे वो कुछ जज्बाती हो गए, जिसकी वजह से ये रिएक्शन देखने में आया। दूसरे दिन तो आया, लेकिन तीसरे दिन की सूरत हाल, मुसलसल बजट इजलास हो, तकरीर होती रहे, लेकिन वो तकरीर मुकम्मल ना हो पाए। हम अपनी नस्ल को पैगाम क्या देंगे कि क्या ये फैसला साजी और ये करने वाले हमारे हक में है या मुखालिफ है? देखिए जी, जाहिर है कि पैगाम तो अच्छा नहीं जाता जब इस तरह का माहौल हो, और एक बिल्कुल आप समझे कि जहाँ पे लोग एक वहाँ पे भेजते हैं कि आप डिबेट करेंगे, आप वहाँ पर चीज़ें बेहतर करेंगे, कवानीन बनाएंगे, और वहाँ पर इस तरह का माहौल हो जाए तो जाहिर है पैगाम अच्छा नहीं जाता। लेकिन अब क्या करें कि अपोजिशन की सियासत क्योंकि बिल्कुल
अब दफन हो चुकी है, उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। दुनिया में किस तरह होता है, इवन आप सिंध असेंबली में देखिए कि अपोजिशन ने क्या किया, उन्होंने अपना एक शेडो बजट पेश किया, उन्होंने उसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर तो जो अपोजिशन है उन्होंने ये कह लिया है कि हम बात करेंगे और उसके बाद हम हुकूमत के किसी आदमी को बात भी नहीं करने देंगे। तो उसके नतीजे में एक बिल्कुल माहौल जो है असेंबली का वो बहुत ख़राब हो चुका है और इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। असूलन तो सिंपल बात थी, जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था कि आप एक स्पीच अपोजिशन की तरफ से होगी, फिर उसके बाद एक स्पीच जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी और इस तरह से पूरा हाउस जो है वो चलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से देखा जाए तो वैसे तनकीद तो ज़्यादातर हुकूमत के ऊपर की जा रही कि भाई हुकूमत ने बजट किया, हुकूमत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था हाउस का ऑर्डर। कैसे हुकूमत ऑर्गेनाइज कर सकती है जब एक दूसरी पार्टी तैयार ही ऑर्गेनाइज करने को। स्पीकर साहब आपके सामने बार बार क्लिप्स चलते हैं जहाँ वो बता रहे हैं बैठ जाएं कर लें, और स्पीकर ने क्या करना है, आप उठा के लोगों को बाहर तो नहीं फेंकना। तो जो इशू है कि जब तक दोनों तरफ से एक माहौल बनाने की एक ख्वाहिश ना हो तो माहौल नहीं बन सकता। लेकिन चौधरी साहब, अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए हुकूमत का दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। एक तो वो रियासत जो माँ है उसका इंतज़ाम पर चला रही है, दूसरा कमर ज़मान कायरा साहब ने कल 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत किया गया है, इसे आप आर्जी तौर पे नहीं देख सकते कि किसी एक ने शरारत की और ये सब कुछ हो गया। उनका ये कहना था, एक पॉइंट वो लेकर उठे कि कौमी असम्बली में देखें तो सीटियां बजाई गई हैं हुकूमती अरकान की जानिब से। उनका ये कहना था यही सेम सूरत हाल सिंध असम्बली में भी थी कि वहाँ पे भी सीटियां बजाई गई। तो ये सीटियों वाला कल्चर जो है ये प्लांटेड तो हो सकता है, किसी एक की शरारत नहीं हो सकती। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कल्चर उन लोगों के लिए नया है जिन्होंने अभी से देखना शुरू किया है असम्बली की कार्रवाई। अदरवाइज तो 2012 में इससे बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो गई थी जब पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान खून से लाते मुक्के चल गए थे, और उससे पहले भी ईवान में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हुए हैं। और ये जो सारा मामला है ये बर्दाश्त का है, एक दूसरे को मान के चलने का है, और अपोजिशन को भी यही चाहिए कि वो हुकूमत को मौका दे और हुकूमत को ये चाहिए कि अपोजिशन को मौका दे। चौधरी साहब, अगर आप ये देखें कि आपका ताल्लुक गुज़श्ता जमातों से भी रहा, बड़ी जमातों से रहा, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ क्यों आए? क्योंकि नज़रिया कुछ और था, तब्दीली का नारा लगाया गया कि हम ट्रेंड सेटर बनेंगे। आप ये कहते हैं माजी में भी होता रहा, लेकिन PTI का जो एक कारकुन है, अगर उसने वोट PTI वालों को इसलिए दिया कि इनका रवैया दूसरों से मुख्तलिफ होगा, फिर जब वो रवैये माजी वाले देखेगा तो उस पर असर क्या जाएगा? PTI का रवैया तो मुख्तलिफ है, बाकी जमातें वहीं पे। PTI का रवैया मुख्तलिफ है। PTI ने यहाँ पे कोशिश की है एक ऐसी गवर्नेंस की बुनियाद रखने की तवील अरसे के बाद जहाँ में शफाफियत हो, जहाँ पर आवाम का, आम आदमी का जो दुख है वो जो वज़ीर-ए-आज़म तक के ऐवानों तक जो है वो महसूस किया जाए और एक नई गवर्नेंस दी जाए। यही PTI का फ़र्क है, बाकी जमातें तो वही हैं ऐवान में, उसमें तब्दीली नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब है कि जी पहले भी ऐसा होता रहा है, माजी में भी ऐसा होता रहा है, तो अब यानी कि हमें ये हम देख सकते हैं यासिर कि चीज़ें जो है वो बदल नहीं रही हैं। लोग तो बदलाव के लिए नई गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था ना। बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर अब मॉडल देखें तो ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जो दुनिया में नहीं हुआ पहले। बिल्कुल ऐसे ही यूरोपियन पार्लियामेंट्स में भी ऐसा होता रहा, बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की पार्लियामेंट्स में भी ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर अपोजिशन लीडर को बाकायदा तौर पे उठा के पटखा गया ज़मीन पे। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे ये सबक सीखना चाहिए कि हम वो मुल्क बने जिसने पहला मॉडल सेट किया कि कानून ऐसा बनाया बाहमी मुशावरत से कि अखलाकी तौर पे हम दूसरों से बुलंद। हमें अब तब्दीली लेके आनी ही पड़ेगी, लेकिन यह तब्दीली अवाम ही लेके आ सकती है। हमें यहाँ पे लेना है ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है। हमारी हुकूमत हमें ये बताती है कि बम्पर क्रॉप हो चुकी है गंदम की, बम्पर क्रॉप हो चुकी है गन्ने की, बेशतर जो ज़रात है हमारी वो तरक्की कर रही है रफ्ता रफ्ता। जब ऐसी सूरत हाल आन पहुंची है तो जहन में ये ख्याल आता है इकरा कि आने वाले दिन जो हैं वो खुशहाली के हैं, जो इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है उसी पे चीज़ें होंगी तो किसान भी खुशहाल होगा, आम आवाम भी खुशहाल होगी। और ये जो महंगाई का इफ़ेक्ट आम मार्केट में पड़ा हुआ है वो किस कदरे बेहतर होगा। वो समझते हैं कि बेहतर होगा या कम होगा, लेकिन यहाँ पे गंगा उल्टी ही बह रही है। नाज़रीन, खबर ये है कि महंगाई के झटकों से निढाल आवाम के लिए एक और झटका आने को तैयार है। आटा मजीद महंगा होने के खदशात बढ़ चुके हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि सालाना टर्नओवर टैक्स और चोकर पर सेल्स टैक्स वापस ना लिया गया तो 1 जुलाई से आटे की जो कीमत है वो 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी जाएगी। यासिर, ये जो 5 रुपए किलो बढ़ाई जाएगी कीमत, इससे जो इफेक्ट है वो आम आदमी पे पड़ेगा, मजदूर पे पड़ेगा, क्योंकि मजदूर तो फिर इसका रिजल्ट ये कि रोटी महंगी होगी, नान महंगा होगा। और मजदूर का मौकिफ ये हो जाएगा कि तू की जाने यार मीरा रोटी बंदा खा जाती है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल पे किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से बेहतर हो सकता है, हमारे गेस्ट मानेंगे। बिल्कुल, हम अपने गेस्ट से बात करेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। सूबाई फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आसिम साहब, कहिएगा टर्नओवर टैक्स की शरह बढ़ने से फ्लोर मिल्स को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा और इससे अब आटा कितना महंगा हो सकता है इन फ्यूचर? जी देखिए, गुजारिश ये है कि जो टर्नओवर टैक्स है पहले सालों में 2010 में पहली दफ़ा 1% टर्नओवर टैक्स जब इंडस्ट्री पे दिया गया तो 1% टर्नओवर टैक्स का इफ़ेक्ट उस टाइम की हुकूमत ने आटे पे देखते हुए उसको 80% रिडक्शन उसमें कर दी थी और 0.2% रह गया था। अब सूरत हाल ये है कि पिछले साल 0.25% स्ट्रेट कर दिया गया और उसके अंदर से ये जो एलिमेंट था इसको ओमिट कर दिया गया कि ये 80% रिडक्शन नहीं, डायरेक्ट 0.25% रहेगा। लेकिन इस साल ये हुआ कि जो राइस थी, सिगरेट्स थे, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग आइटम्स थी, उन तमाम को 0.25 में रहने दिया गया और फ्लोर मिल्स को ऑल अदर्स जो 1.25 बनते हैं उसमें ले गए। अगर हम इसको देखें कि ये जो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ टर्नओवर की वजह से अराउंड 25 से 30 रुपये आटे पे आता है। इसके साथ साथ एक एलिमेंट है ब्रांड पे जीएसटी का, जो इस दफ़ा 17% कर दिया गया। 2015 में भी लगा था लेकिन उसको उस टाइम पे हुकूमत ने ख़त्म किया। आज से 2 साल पहले भी जब इसका 8% निफाज किया गया जीएसटी का, तो शबर जैदी साहब उस टाइम थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे साथ मीटिंग हुई और इसको फ्रीज़ कर दिया गया और कहा गया कि नेक्स्ट आने वाले बजट में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस बजट के अंदर जो प्रोपोज्ड बजट है उसके अंदर 17% चोकर पे भी इफ़ेक्ट प्रपोज किया गया। अच्छा, अब इन दोनों की अगर हम एक्यूमुलेट करें तो जो रिफ्लेक्शन आती है दैट इज़ अराउंड 90 to 95 रुपीज़। अब ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का ना ये 17% सेल टैक्स है, उसका इम्पैक्ट आटे की कीमत पे आएगा। जी देखिए, जब आटे के जब हम गंदम लेते हैं, सरकारी इजरा होता है या कुछ भी होता है, गंदम की प्राइस की अंदर जो चोकर है उसका रेट का इफ़ेक्ट आटे पे ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि चारा है जिसके साथ इसको बिकना है और चारे की प्राइस वही रहनी है, चारे ने ऊपर नहीं जाना, तो लिहाजा चोकर की प्राइस भी सेम रहती है चाहे आप जीएसटी लगाएं या ना लगाएं। तो आसिम साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इमदादी कीमत जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है, फ्लोर मिल्स को भी उसी कीमत के ऊपर ही गंदम मिलती है, लेकिन अगर हम गुज़श्ता दहाइयों की बात करें तो जो कीमत मुकर्रर की जाती थी उस पर दस्तयाबी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब मैकेनिज़्म तब्दील होने से कुछ बेहतरी नहीं आई। देखिए, इस दफ़ा जो इमदादी कीमत है 1400 से बढ़ा के जब 1800 की गई तो सरकार ने ज़बरदस्ती गंदम ख़रीदी है किसानों से। इमदादी कीमत का जो मकसद होता है वो ये होता है टू सपोर्ट द काश्तकार। यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया गया बल्कि ज़बरदस्ती ग्रैब किया गया गंदम को उनसे, जो कि एक तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए अगर 1800 किया है तो अगर किसान को 1900 रुपया मार्केट से मिल रहा है तो लेट हिम बाय सेल हिज प्रोडक्ट टू आम, जहाँ से उसे ज़्यादा रेट मिल रहा है। सपोर्ट
का मतलब ज़बरदस्ती गंदम लेना नहीं होता। सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर उस प्राइस से बिलो जाएगी गंदम की कीमत तो तब आप उसको कहेंगे यार ये हम 1800 में खरीद रहे हैं, हमें दे दें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे तो ज़बरदस्ती किसानों के और आम लोगों के जहाँ पे स्टॉक्स पड़े हुए थे वहाँ पे छापे भी मारे गए और वहाँ से गंदम उठाई गई 1800 में ज़बरदस्ती। सही आसिम साहब, यानी कि इस दफ़ा हमें अभी भी गंदम मार्केट में से 2100 रुपया मिल रही है। हमें पिंडी के अंदर 2100 है, अगर हम कराची चले जाएं तो वहाँ पे हमें तकरीबन 2250 रुपये में गंदम मिल रही है। ठीक, आसिम साहब, जिस तरह से आपकी जानिब से मुतालबात किए गए थे, क्या हुकूमत ने आप लोगों को उस पर यकीन दहानी अभी तक नहीं करवाई? देखिए, चूँकि हफ्ता एक दिन पहला हमने लेटर लिखा था फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, तो आपको पता है पीर वाले दिन हमने बाकायदा अपना इसको किया और डेफिनेटली हमारा लेटर भी पीर को ही मिला होगा उनको। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह सहूलत बाज़ार और ये किया आटे के हवाले से, तो उनका डेफिनेटली मोटिव आवाम को सस्ता आटा देना है। उसके अंदर कहीं पे महंगाई का एलिमेंट नहीं आएगा। जब आप सिगरेट्स को 0.25 में रखते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग आइटम्स को 0.25 में रखते हैं, राइस को, चावल को आप 0.25 में रखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलती से निकला होगा। इसीलिए हमने अपनी जो पहली कोशिश थी वो आपके तवज्जुह से उन तक ये पैगाम पहुँचाया कि ये एक मिस्टेक है शायद, लेकिन अगर मिस्टेक ना हुई तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। अच्छा आसिम साहब, आप ये देखिए कि इस वक्त हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बम्पर क्रॉप हुई है वीट की। अगर बम्पर क्रॉप है और गुज़श्ता साल की निस्बत वो ज़्यादा हुई है तो फिर ये दरामद की बातें फिर से क्यों शुरू हो चुकी हैं? आप क्या समझते हैं कि बम्पर क्रॉप नहीं, हुकूमती मौक़िफ़ गलत है? अगर हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है तो क्या फिर मैकेनिज़्म गलत है? देखिए, अगर बम्पर क्रॉप हम किसको कहते हैं, हमने पिछले साल की निस्बत ये चीज़ देखी कि इस साल पर एकड़ यील्ड हर इलाके की ज़्यादा थी। 5 से 10 मन तक हर एरिए में गंदम ज़्यादा है, तो उसको हम पिछले साल की निस्बत बम्पर ही कहेंगे। लेकिन अब हम अपनी ज़रूरत देखेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है। ज़ेरे काश्त जो रकबा था उस हवाले से ज़्यादा क्रॉप साइज़ है, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारी पिछले साल कंजम्पशन कितनी थी तो वो 2 करोड़ 82-83 लाख टन हुई है। हमारा क्रॉप साइज़ जो प्रोडक्शन थी पिछले साल वो 2 करोड़ 47 लाख टन था और आपने 37.5 लाख टन मंगवाई है। तो अब अगर इस साल 2 करोड़ 60 लाख भी हो जाए तो इवन देन आपका पिछले साल की निस्बत ज़्यादा गंदम हुई, लिहाजा वो उसको बम्पर में कहा जा सकता है कि पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ एक एलिमेंट आप ये देखें कि पिछले साल आपकी मई में जाके प्राइवेट गंदम आई थी, इस दफ़ा आपकी अप्रैल स्टार्टिंग में आ गई, आपने रिलीजेस स्टार्टिंग में बंद कर दी। इसका मतलब है कि 8-10 लाख टन एक महीने में आपकी ज़्यादा कंजम्पशन होगी। तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जिस सेक्टर को आप रिलीफ दे रहे हैं, जिसको बुनियाद बनाकर आवाम तक अपने मौक़िफ़ में बेहतरी साबित करना चाहते हैं, तो उसको रिलीफ जो है वो जेन्युइन मिले। उस पूरे सेक्टर को, उससे जो वाबस्ता अफराद हैं, वो किसान है, आम ख़रीदार है, सबको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि फ़ज़ा एक बेहतर बने और तनासुब के साथ हम आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब इस हवाले से अपना निकलिए। इकरा, आगे बढ़ते हुए हमारे पास खबर के अच्छी खबरें आ रही हैं बाहर के मुल्कों से। पाकिस्तानी जो है वो हमारा प्राउड हैं और वहाँ पर अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी नजात खातून लीना खान को फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबरा नामजद कर दिया और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि लीना खान अमेज़ॉन समेत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर तनकीद करती रही है, लेकिन अमेरिकी सेनेट ने लीना खान को FTC का कमिश्नर तैनात करने की अब मंजूरी दे दी। खुशाइन बात यह है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि हमारे बेशतर पाकिस्तानी बेशतर काउंटीज़ के मेयर मुंतखब हुए हैं, फेडरल जज बने हैं, तो ये वो पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तान का असासा हैं। अगर मैं कहीं पर अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूं तो मैं अपने इलाके का नुमाइंदा हूं। अगर मैं अपने घर की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं अपना बेहतर तरीका दिखा रहा हूं और तरक्की कर रहा हूं, तो ये कहेंगे इसकी तरबियत अच्छी है, बोलचाल अच्छी है।
तो अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो फिर आप मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बिल्कुल। और जो FTC की कमिश्नर उनको तैनात करने की मंजूरी देने के बाद उनको 639 वोट से जो है ये उनको मंजूरी दी गई है। 639 लोगों ने उनको सेलेक्ट किया कि जी हाँ इनको तैनात किया जाए। अगर बाहर रहते हुए भी इतनी तरक्की करें और लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाए तो ये एतमाद पाकिस्तान का भी है। तो ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनके बारे में हमारे अक्सर सियासतदान ये भी कहते हैं कि उन्हें क्या मालूम, लेकिन इमरान खान को बताने के बाद तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी गई है। यासिर दिखा जैसे उनको जिस तरह से रेमिटेंसेज आ रही हैं हमारे मुल्क में, और इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं इस तमाम सूरत हाल पर। तो यानी आप किसी पे एतमाद करेंगे, किसी को थपकी देंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे तो वो भी आपके साथ चलने को तैयार होगा, उसी पूरे एतमादी के साथ, उसी एतकाद के साथ कि हाँ मेरे भी चाहने वाले हैं, मुझ पे भी एतमाद करने वाले हैं। तो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, बेशक वो मजदूर तबका हो, बेशक वो इंजीनियरिंग तबके से वाबस्ता हो, वो टेक्नोलॉजी से हो, वो जिस तबके से भी वाबस्ता है, वो पाकिस्तान की अगर बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए किरदार अदा कर रहा है तो हमें सराहना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में भी अगर कोई ऐसे इकदाम हो तो पाकिस्तान को भी क्रेडिट दिया जाएगा और पाकिस्तान का जो है नाम मजीद रोशन होगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी की बात करें और अच्छी खबरें तो आ रही हैं, तो पाकिस्तान की सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बड़ा अच्छा ऐलान किया, स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। 370 निजी शोबे और 130 स्कॉलरशिप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ देंगी। यासर, इस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर की कुल 24 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। सरफहरिस्त जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, जिनकी जानिब से 50 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कॉम्सलेक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल ने यह कहा था कि गजा में बमबारी की वजह से तालीमी इदारे तबाह हुए। हम वो हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी भाइयों का मुकदमा लड़ा, इकरा पूरे इंटरनेशनल फोरम्स पे हमने सपोर्ट और बड़े अच्छे तरीके से मुकदमा लड़ा गया अपने भाइयों का, अपने मुसलमान और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का। और अगर देखा जाए तो फ़लस्तीनी भाइयों के बारे में कहा जाता है कि हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब। इसकी एक रोशन मिसाल ये है कि हम उनके वो नौजवान जो मुस्तकबिल में उनका असासा बनने वाले हैं, हम उन भाइयों को पाकिस्तान में स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा एक अहम सुतून है। अगर हम यकजहती के साथ आगे बढ़ेंगे, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या इस्लाम का तशख़्ख़ुस बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुत्तहिद होकर किए गए फैसले हमारे लिए अच्छे साबित हो। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा गया कि 7 दहाइयों से ज़्यादा कब्ज़े ने फ़लस्तीनी रियासत के तालीमी निज़ाम को क्योंकि बुरी तरह मुतासिर किया, तो इस खुसूसी प्रोग्राम से तलबा के लिए तहकीकी फ़ेलोशिप्स का ऐलान किया गया है। तकनीकी माहिरीन की तरबियत उन्हें हासिल होगी और वर्कशॉप्स जो है उनका इनकाद किया जाएगा और डिफरेंट किस्म की ग्रांट्स भी उनको दी जाएंगी। तो ये यकीनन यासर अच्छा इकदाम किया जा रहा है पाकिस्तानियों की जानिब से भी। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेटर जनरल कॉमसेट्स के मीडिया एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप मोहम्मद मुर्तज़ा नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुर्तज़ा साहब, कितने फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स पर पढ़ाई कर सकेंगे अब? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू दिस इम्पोर्टेंट शो। इसमें इंशाल्लाह ताला जैसे आपने पहले बताया कि 500 स्टूडेंट्स होंगे जो को हम नेक्स्ट 2 इयर्स में हम उनको अकोमोडेट कर रहे होंगे और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी रहेगा। और विद इन 2 इयर्स इंशाल्लाह हम 500 लोगों को इसमें अकोमोडेट कर रहे होंगे। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी सिर्फ 500 तक हमारे पास आए हैं, इससे ज़्यादा भी ये तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी सिंडिकेट से इसकी अप्रूवल लेनी होती है, वहाँ भी उन्होंने इसको वो करना होता है। तो ये एक हम 2 साल में इंशाल्लाह कर रहे होंगे और हम ना सिर्फ इसमें स्कॉलरशिप्स होंगे बल्कि जो फ़लस्तीन से जो हमारी फैकल्टी है, जो नौजवान हैं, उनको पाकिस्तान के सबसे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे होंगे और हर तरह की उनको एक किस्म की हम फैसिलिटी फराहम करेंगे ताकि हम उनको आला तालीम के शोबे में, जिसमें पाकिस्तान के बहुत अच्छा एक रोल भी है और पाकिस्तानी जामियात का वर्ल्ड की जो रैंकिंग है उसमें भी बड़ा एक नाम है, मुकाम है और उसमें इंशाल्लाह ताला हम जो पाकिस्तान की बेस्ट फैसिलिटीज़ होंगी हम इन स्टूडेंट्स को जो फ़लस्तीन से जिनका ताल्लुक होगा उनको फराहम कर रहे हैं। मोहम्मद मुर्तज़ा साहब, इब्तदाई तौर पर जो 500 स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं जिसमें निजी शोबा जो है हमारा पाकिस्तान का वो ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद अगर 50 स्कॉलरशिप्स दे रही है तो क्या दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसी तनासुब से दे रही हैं या फिर फ़र्क है कुछ?
जी देखें, इसमें बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हमारी एप्सप है जो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको अभी तकरीबन 1 साल से कम का ही अरसा हुआ है, मेजर कंट्रीब्यूशन 370 की उसी में से आई है। और मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा चौधरी अब्दुल रहमान साहब का, जो कि चेयरमैन भी हैं एप्सप के, और मियाँ हनीफ साहब, सबसे ज़्यादा जो हमारी निजी शोबा में कंट्रीब्यूशन आई है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्कॉलरशिप दी हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है। और उन्होंने ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स दिए हैं बल्कि हॉस्टल फैसिलिटी भी उसमें शामिल होगी। तो दिस इज़ अ वेरी मेगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 370 स्कॉलरशिप जो हैं हमारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से दी जा रही हैं, जिनकी तादाद 24 है। उसमें कराची की भी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, इस्लामाबाद की भी शामिल हैं, पेशावर की भी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, पूरे पाकिस्तान से हैं। और साथ साथ हमें पब्लिक सेक्टर में भी एक कंसोर्शियम ऑफ एक्सीलेंस है जो कि कॉम्स्टेक ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ बनाया है। उसमें पाकिस्तान की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि हमें पैरा फ्री से, जैसे रहीम यार खां हैं, उन्होंने भी रहीम यार खान से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी 50 स्कॉलरशिप दिए हैं। तो ये 14 जो है हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 24 जो है हमारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा गिफ्ट है हमारी एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है फ़लस्तीनी नौजवानों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखें तो इस तरह से जिस तरह से इक़दाम किया पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, इस इक़दाम के बाद फ़लस्तीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद कितनी बेहतरी देख रहे हैं आप अगले आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, ये इनिशिएटिव था इसको फ़लस्तीनियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी रीट्वीट किया है, फ़लस्तीनी एम्बेसी है उसने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। और आज भी हमारी फ़लस्तीनी एम्बेसी के उनसे मुलाकात हो रही है, एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हो रही है। और इस प्रोसेस की सबसे खूबसूरती यही होगी कि इसमें फ़लस्तीनी एम्बेसी भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी हम उसमें उनको इन्वॉल्व कर रहे होंगे, तो ये हम मिल के ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे ना। मोहम्मद मुर्तज़ा साहब, एक सवाल आखिरी ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको लेकर आप 500 इब्तदाई तौर पर तलबा को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या होगा जिस पर पूरा उतरने के बाद उन 500 बच्चों का इंतखाब किया जाएगा? देखें, इसमें एक तो ये है कि उनको जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, वो उनको मीट करना होगा। लेकिन हमने इसमें एक स्पेशल इनिशिएटिव ये इसमें लिया है कि हम इन बच्चों का जिनका एडमिशन हो जाएगा उनका 0 सेमेस्टर भी लगाएंगे। और उसे हमें पंजाब HEC ने भी अपने ताउन का यकीन दिलवाया है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी करवाया, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने भी हमें करवाया है कि हम इन बच्चों को पहले ले आएंगे 3 से 4 मंथ्स, हम उनको पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, और वो जो जिन सब्जेक्ट्स में उन्होंने एडमिशन लेना है उसके बारे में हम उनको गाइडेंस दे रहे होंगे, ताकि वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ये वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया उसको तो मीट करती होंगे, लेकिन हम उनको एड पार विद 2 स्टूडेंट्स ला सकें जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे। तो हम उनको हर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे होंगे कि ताकि वो ना सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड बात होती है कि हम अगर किसी पाकिस्तान में भी वहाँ पे एडमिशन लेना फॉरेन यूनिवर्सिटी में, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी जानिब से ये जो इकदाम उठाया जा रहा है इसका आपको सदका जारिया भी मिले, आने वाली नस्लों पर एक अच्छी छाप पड़े कि हमारे तबके में से कुछ लोग ऐसे हैं, एक सेक्टर ऐसा है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए दर्द दिल रखता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुर्तज़ा नूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की ही। बिल्कुल, खातून जो है वो किसी भी मुल्क में समाजी तरक्की हो, आसूदा हाली हो, उसके लिए एक किरदार अदा करती है। वो अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसकी नशोनुमा करती है और अपनी ज़ाती तरक्की और नशोनुमा से मुतल्लिक भी अहम फैसले करने का इख्तियार ख़वातीन की खुद मुख्तारी कहलाता है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मकसद समाजी निज़ाम में बराबरी पैदा करना है। बिल्कुल, ताकि मर्द और ख़वातीन हर मैदान में बराबर हों। किसी भी मुल्क को अगर देखा जाए तो उनका रोशन मुस्तकबिल से रोशनास कराने और मुआशरे और ख़ानदान को फलने फूलने में मदद देने के लिए ख़वातीन अपना कलीदी किरदार अदा करती हैं। और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो मुआशी तौर पर बाइख्तियार होना सिर्फ
लफाजी नहीं है, ये एक इनकलाबी तस्वुर भी है। ख़वातीन की मुआशी शमूलियत का खुशहाली, मुआशी नमू और अक़वाम आलम की जमहूरी इक़दार पर बराह रास्त असर पड़ता है। माली खुद मुख्तारी ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में अपने आप को मनवाने का मौका देती है और पाकिस्तान की मनसूबाबंदी की दस्तावेज़ डिवीजन 2025 में ख़वातीन को मुआशी बाइख्तियार बनाने के लिए जोर दिया। बिल्कुल ऐसे ही यासिर, इसके साथ साथ अगर बात करें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब क्या है, वो ये है कि हम अपनी आइंदा नस्लों को समाजी इक़्तिसादी तौर पर एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल दे रहे होते हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हम लोगों को। वैसे जिस तरह से अगर गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लेती है, देंगे अगर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसी तरह एक मर्द को भी मजबूत होने में औरत का किरदार जब आ रहा है, तो औरत की मजबूती में भी तो मर्द का किरदार आना चाहिए। अगर आप उसे बकअप करेंगे, उसे हौसला देंगे, उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और उसे ये कहेंगे कि अगर मुआशरे में किरदार अदा करना है तो हम तुम्हारे साथ इस वक्त कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, तो उसे जब खुद एक एतमादी दे के और एतकाद दे के आप उसे खड़ा करेंगे तो फैसले भी फिर मुस्तकिल मिजाजी से हो सकते हैं। इसी सारे मामले पर बात करते रिसर्च फेलो IBA सारा निज़मानी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सारा साहिबा, ख़वातीन की मुआशी शराकत मुआशी तरक्की के लिए किस कदर अहम समझती हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे दावत देने का और इतने ज़रूरी मौजू पे बात करने का। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखना चाहूँगी। बिल्कुल ज़रूर। और वो ये हैं कि हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 50% ख़वातीन हिस्सा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्किंग पॉपुलेशन का सिर्फ 20% हिस्सा हैं। अच्छा, आपकी जो ख़वातीन काम करती हैं उसमें से 66% एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, जो कि ज़्यादातर नॉन पेड वर्कर्स, फैमिली वर्कर्स होती हैं, और सिर्फ 7% ख़वातीन के पास बैंक अकाउंट्स हैं। तो बेसिकली ये एक सारा सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन ज़ाहिर करता है। ये शो करता है कि आपके मुआशरे में किस कदर एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है इस जेंडर के लिए। तो इस बात में मेरा नहीं ख्याल अब कोई शक रहा है कि अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने एक कौम के अंदर सिविक सेंस पैदा करना है, तो आपके ख़वातीन को आपके मुआशी हालात का हिस्सा, आपके मुल्क की इकॉनमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि अब हमारी हुकूमत का जो क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है वो डेटा और इन चीज़ों से ज़्यादा पड़ता है, तो इट इज़ टू ऑब्वियस कि अब आप जब स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें अगर आपने ख़वातीन को शामिल नहीं किया तो इट इज़ पॉसिबल टू से कि ये आपका सक्सेसफुल नहीं होगा अनलेस के ख़वातीन इसका एक्टिव। सारा साहिबा, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त मनाजिर चल रहे हैं ना, कुछ देर पहले मनाजिर चल रहे थे, अभी आवाम मुलाहिज़ा कर रहे थे, वो देहात के अंदर ख़ातीन जिस तरीके से गंदम की बवाई हो, उसकी कटाई हो, उसके लिए जो किरदार अदा करती हैं, फिर मुख्तलिफ़ तबकों में तालीम का शोबा हो जाए, जिस तरह डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा हैं, हमारे वज़ीरे सेहत हैं पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जब इस तरीके की ख़ातीन रोल मॉडल बनती हैं तो फिर दूसरी ख़वातीन को भी एहसास बरतरी उनके अंदर पैदा होता है। आप क्या समझती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं जो हाइल हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे कल्चर में ख़वातीन को अपने हुकूक़ के बारे में बात करना इतना प्रमोट नहीं किया जाता। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल औरत मार्च है, क्योंकि औरत मार्च पे जितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उससे बहुत ज़्यादा कमेंट्स उस पर नेगेटिव आते हैं। तो एक कल्चर हो गया, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, एंड देन देयर इज़ ऑल्सो हाउ अगर आपने ख़वातीन को अपनी वर्कफोर्स में लाना है तो ख़वातीन के साथ एक नेचुरल ज़िम्मेदारी मदरहुड की आती है। तो जब तक आप उस मदरहुड को क्वेश्चन नहीं करते, आप उनकी सिक्योरिटी को, आप अपने हरासमेंट लॉस को, इन चीज़ों को जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते, तब तक ख़वातीन का वर्कफोर्स में देखना कुछ मुश्किल बात है। और हमारे पास बहुत सारी बेहतरीन मिसालें हैं
जिसमें बांग्लादेश की मिसाल है, जिसमें वियतनाम की मिसाल है, जिसमें सही। जापान की मिसाल है, जिसमें उनके प्राइम मिनिस्टर एबे शेंजू ने एक बहुत ही ज़बरदस्त वुमेनोमिक्स के नाम से एक प्रोग्राम डेवलप किया, जिसका काम ही ये था कि वो ज़्यादा ख़वातीन को वर्क फोर्स में शामिल कर सकें। तो ये एक सारा साहबा मैं अपने मुल्क की मिसाल भी दे सकता हूं, लेकिन अब बात वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही है। मेरे साथ इकरा बैठी हुई हैं, सवाल मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं मौका देता हूं इनको, क्योंकि मौजू भी आप ही का है, तो आप लोगों को हौसला देंगे। आप लोग ही अगर मसाइल पे बात कर सकते हैं तो बेहतर तरीका तो बिल्कुल ऐसे ही सारा साहब, जिस तरह से आपने औरत मार्च की बात की, उसमें क्योंकि कुछ अनासर थे जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई जो कि नहीं फैलानी चाहिए थी। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है हमारे माशरे में, और हुकूमत पाकिस्तान का किरदार क्या समझती हैं, किस हद तक इकदाम किए जा रहे हैं औरत को खुद मुख्तार बनाने के लिए? जी एक तो हमारी मैं इस पे ये कमेंट करूँगी कि एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन ख़वातीन को वर्क फोर्स में शामिल करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इकोनॉमिक नहीं हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हमें तहकीक बताती है कि जितनी ज़्यादा ख़वातीन वर्क फोर्स में शामिल होती हैं वो अपने हाउस होल्ड को मॉनेटरी तौर पे तो एम्पावर करती हैं, लेकिन वो दे हैव फ्यूअर किड्स विच कंट्रोल्स योर प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा, जितनी ख़वातीन ज़्यादा आपके वर्कफोर्स में आती हैं उतनी ही वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकती हैं, जो कि आपके मुआशरे में एक सिविक सेंस जो कि हमारे यहाँ जिसकी कमी देखी जाती है, तो वो आपका वो बेहतर होगा। एंड देन देयर इज़ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। आई मीन अगर आप पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के 2018 के अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि 50% ख़वातीन के पास बिल्कुल तालीम नहीं है, 17% जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, 12% ने सिर्फ इंटरनेट यूज़ किया हुआ है और 5% ख़वातीन न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। जापान की एक निजी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक आपकी सिर्फ 3% ख़वातीन कंप्यूटर पे कुछ कॉपी पेस्ट कर सकती हैं। तो मेरा इस पे कमेंट ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट अब ख़वातीन को रिकॉग्नाइज कर रही हैं, लेकिन अगर हमें रैपिड ग्रोथ चाहिए जो कि हमारे मुल्क की ज़रूरत है कंसीडरिंग द यूथ बल्ज इन दिस कंट्री, तो उसके लिए मज़ीद एक्टिव पॉलिसीज़ को परस्यू करना पड़ेगा। जैसे कि एक टर्म होती है जिसका नाम है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में ये होता है कि आप अपने बजट्स और अपने पॉलिसीज़ को रिव्यू करते हैं और आप इसमें देखते हैं कि आपने जो जेंडर सप्रेस्ड है उसको आपने क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। अच्छा सारा साहिबा, आपने एक मौक़िफ़ अपनाया कि जब एक औरत काम करती है तो उसके साथ साथ वो अपने बच्चे की तरबियत भी अच्छी कर सकती है। दुनिया के जो बड़े रूलर रहे हैं उनका ये मानना था कि तुम अच्छी माएँ दो, हम तुम्हें अच्छी नस्ल देंगे जो पढ़ी लिखी, बावकार और दुनिया पर रूल करने वाली होगी। माँ की गोद से लेके कब्र की आगोश तक हमें तरबियती मराहिल से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब एक औरत पे काम का भी बोझ पड़ेगा, मैं उसके मुखालिफ नहीं हूँ, सिर्फ एक सवाल है, जब उस पे काम का बोझ पड़ेगा तो क्या बच्चे की तरबियत पे असर नहीं पड़ेगा? जी इस पे मैं ये कमेंट करूँगी कि यही इसी कल्चर की मैं बात कर रही हूँ जो कि बहुत बड़ा हर्डल है हमारे यहाँ, क्योंकि प्राइमरी ब्रेड विनर जो है वो मर्द को माना जाता है। तो हम ख़वातीन को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको अच्छी जॉब्स, अच्छे लाइफस्टाइल, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे हैं उनको अच्छी घरों में शादियों के लिए, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आप उसको खुद मुख्तियारी, खुद एम्पावरमेंट के लिए नहीं पढ़ाते तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। आप ने घर की काम की बात की तो हमारे कल्चर में फॉर सम रीज़न केयर टेकिंग, अनपेड केयर टेकिंग सिर्फ ख़वातीन की ज़िम्मेदारी माना जाता है। हालांकि कहीं भी मुल्क, कहीं भी किसी और मुल्क में आप ऐसी, एक्सेप्ट फॉर हमारे जैसे मुल्क, आप देखेंगे कि मर्द और औरत दोनों का पार्ट होता है। और रिसर्च साबित करती है कि अगर आप सिर्फ 2 घंटे, अगर घर का मर्द सिर्फ 2 घंटे हफ्ते में अगर वही जिम्मेदारियां पूरी करता है जो कि औरत घर में करती है, तो उससे उसकी ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे बहुत असर पड़ता है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है
और अच्छी बात यह है कि इस पे अब फोकस किया जा रहा है कि इसके बगैर तरक्की करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग इस किस्म की चीज़ें हैं, इनसे इनको बहुत एक्टिवली परस्यू करने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज ये कल्चर चेंज बहुत ही ग्रेजुअल रहेगा। लेकिन कल्चर चेंज करने की अब ज़रूरत है। सारा साहब अपना कीमती वक्त हम लोगों को दे रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। यासिर, अगर बात की सारा साहबा ने भी कहा कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि जो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जो ख़वातीन हैं वो ना सिर्फ घरों में बल्कि आगे आकर भी दिए काम जाएं, करें, बराबरी के हुकूक आप दें, वो मुआशरे की बाकिरदार खातून बने और उसमें अपना रोल भी अदा कर सके। तो इसलिए मैकेनिज्म बेहतर करने की ज़रूरत है। इस्लाम ने कवानीन तो वज़ा किए हैं, लेकिन हम उस पर अमल दरामद जब तक नहीं होगा तब तक आप बेहतर रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। इकरा, आगे बढ़ते हैं, अपने नाज़रीन को कराची की सूरत हाल से आगाह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में तमाम सरकारी अराजी बागुजार कराने का हुक्म दिया। बिलखुसूस जो कराची में नस्ला टावर है उसको भी गिराने का हुक्म दे दिया और अदालत ने 3 माह के अंदर ज़मीनों का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज कराने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी सरजनिश की है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये सबसे करप्ट तरीन इदारा है और इसने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की अगर बात की जाए तो उन्होंने सिंध की नई ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज करने के केस की समाअत की है और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए इस पर कि हज़ारों ज़मीनों के तनाज़ात पैदा हो रहे हैं, किसी की ज़मीन किसी को अलॉट कर देते हैं, आप लोग ज़मीनों पर कब्जे भी इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप एक ज़मीन किसी बंदे की वो दूसरे को दी जा रही है तो इससे जो है लोगों को मुश्किलात होती हैं। सरकारी ज़मीन लीज पे दी गई, 30 सालों की लीज पे दी गई है, अब लोग उस पे अपना हक जताते हैं कि ये तो मेरी ज़मीन थी। इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कौमी असम्बली के रुकन हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब जहांगीर साहब, सिंध हुकूमत ये क्लेम करती है कि हमने सिंध में तरक्की की, वफाकी हुकूमत वो दिखाने के लिए आमादा नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हैं जो कराची में काफ़ी अपना वक्त भी गुजार चुके हैं, कराची के मोहल्ले वकूअ से भी काफ़ी वाकिफ़ हैं, वहाँ पे जो इदारा जाती निज़ाम है उससे भी आगही रखते हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत पे जिस तरह की तनकीद की है, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में अब जिस तरह की मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत के साथ खड़ी होगी इस मामले में कि तजावुज़ात का खात्मा जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके? बहुत शुक्रिया यासिर और इकरा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। आप दोनों को सुबह का सलाम। देखिए, बात यह है यासिर कि जो आपने मौजू अख्तियार किया है वो मेरा इलाके का मौजू है, वो मेरी कॉन्स्टिटेंसी का मौजू है, क्योंकि मैं जिस कॉन्स्टिटेंसी से बिलोंग करता हूँ कराची के अंदर उसे NA 252 कहते हैं और तमाम वहाँ पर जितनी करप्शन है ज़मीनों के मामलात में इतनी मेरे ख्याल में पूरे कराची के अंदर नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ यासिर कि अगर जब तक सज़ा और जज़ा का अमल नहीं होगा ये मामला सही हो नहीं सकते। देखिए, अब एक बेचारे गरीब आदमी ने अपनी जमा पूंजी जमा करके अपनी जेवर बेच के अपनी चीज़ें बेच कर उसने अपनी छत का ख्वाब देखा और उसने एक चीज़ ली और वो लीज़ है। भाई उसका क्या कसूर है कि उसने तो एक चीज़ तहकीक करके ले ली कि भाई ये लीज जगह है, ये लीज अपार्टमेंट है, उसने वो ख़रीद ली, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि ये लीज जाली है, ये असली है, ये 10 जगह से बिक कर आई है। एंड ऑफ द डे अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी इस टावर को भी गिरा दिया जाए, उसको भी गिरा दिया जाए, सर बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उन लोगों को सजा मिल रही है कि वो जो इस सब चीजों के किरदार हैं? बिल्कुल। क्या आज तक किसी ऐसे शख्स को सजा मिली कि जिसने 15 साल पहले जमीनों को बेचा और वो खुद रिटायर होकर ये उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, खुद वो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, किसी को इबरत का निशान बनाया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन तो दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जी आप इसको कंप्यूटराइज रिकॉर्ड को कर दें। करने वाले जो लोग हैं उनकी अगर नीयत नहीं है तो ये कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है कि 30-30 साल के लिए लीज पे दी गई जमीन, एग्रीकल्चर के लिए दी गई, पोल्ट्री फार्म्स के लिए दी गई जमीन वो कन्वर्ट हो गई सोसाइटियों के अंदर। इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं। चाइना कटिंग हो गई। चाइना कटिंग का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इदारा उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसमें कौन सा ऐसी क़यामत। मैं परसों
पास कुछ दिन पहले गया हूँ डीजी केडीए के पास, और मैंने उसको कहा कि जी मेरे हल्के का मास्टर प्लान मुझको दे दो ताकि मैं ये देखूं कि उसके अंदर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जी हम आपको देते हैं, और अभी देते में भी 10 दिन हो गए, आज तक मुझको नहीं दिया। आफ्ताब साहब, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी किसी की जमीन पे कब्जा किया हुआ था। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने एक ज़मीन ख़रीदी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, और मैंने उस दिन डीजी साहब को भी कही कि मैंने एक ज़मीन ऑक्शन से, केडीए के ऑक्शन से ख़रीदी। जब मैं कोई केडीए किसी चीज़ को ऑक्शन कर रहा है तो ख़रीदार जो है वो ये समझता है कि इदारा गवर्नमेंट बेच रही है तो ये सही ज़मीन होगी। मैंने ख़रीदी, वो एक पूरा एक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया गया कराची के अंदर है, सरजानी में अंदर सेक्टर 8। आज उस सेक्टर 8 का जो है नाम तब्दील होकर सैफुल मरी गोट हो गया है, और वहां पर सारे कब्जे हो गए। अब मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात की थी कि 2 मजलूम है, एक मजलूम वो है कि जिसके जमीनों पर कब्जा हो गया, और एक वो मजलूम है जिसको लाके वहां बसाया गया गरीब आदमी को। इसके लिए कोई कानून साजी की जाए, इसके लिए कोई ऐसा किया जाए कि दोनों को जो है, या तो जो आबाद हुए हैं उन्हें कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, या जिनकी जमीन है उन्हें कहीं और जमीन दे दी जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आप कानून साजी की बात कर रहे हैं, तो ये कानून साजी आखिर करेगा कौन? क्योंकि मसाइल तो वहीं के वहीं हैं, लोग ही पिस रहे हैं जो कि जमीनें ले रहे हैं और जिनकी जमीनों पर कब्जा भी हुआ है। इकरा, ये इसके अंदर एक बड़ा इशू ये बन गया है कि बाज़ इश्यूज ऐसे हैं कि जब हम उन्हें पार्लियामेंट में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सूबाई मामला है। अब बात ये है कि सूबे का मामला है या वफाक का मामला है तो पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का मामला है, पाकिस्तान की कौम की ज़मीन। देखें, अगर एक शख्स है, उस गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन है, कोई बिल्डर उसको ख़रीदना चाहता है तो वो इदारे से ख़रीदे है। वो जब इदारे से खरीदेगा तो रेवेन्यू जो है वो इदारे के पास जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। लेकिन वो क्या होता है कि वो बीच में नीचे लोग उस पर कब्जा करते हैं, उसके ऊपर कोई पेपर जाली सीधे बनाते हैं, वो इंडिविजुअल के पास चला जाता है पैसा है, जो ना कि सरकार के पास जाता है। इसके लिए बहुत मैसिव एक्शन करने की जरूरत है। हाँ, ये इस दफा जो हो रहा है ये सख्त है, बहुत सख्त है, और चीफ जस्टिस साहब तो क्योंकि कराची से बिलोंग करते हैं, उन्हें बेहतर मालूम है सूरत हाल का। लेकिन इसका मुतबादिल भी इनको देना चाहिए, इनको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भाई मुतबादिल भी कोई दे, उन लोगों को आबाद करें प्रॉपर तरीके से, कुछ टाइम लिमिट देकर। कितने लोगों को मुतबादिल देंगे? अगर आप 2 से 3 दहाइयां SBCA, KDA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जमीनों का तबादला इस तरीके से करता रहे कि किसी को खबर ना हो, जहां पे 2 मंजिला बननी है वहां पे 15 मंजिला बना दी गई, वो नाकिस मटेरियल लगा दिया गया, ये तो पूरा कराची उखाड़ के भी दोबारा बनाए तो फिर भी ये सालों साल लग जाएंगे। बिल्कुल लगेंगे सालों साल। लेकिन देखें, मैं फिर ये कहता हूं कि इसके लिए आपको बैठना तो पड़ेगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने सख्त इकदाम किया है तो उससे नुकसान तो आवाम का हो रहा है। उन लोगों का कोई नुकसान नहीं है जिन्होंने ये सारा कुछ क्रिएट किया है। देखिए, उसमें हम बहुत सारे गवर्नमेंट के इन्वॉल्व लोग हैं, बहुत सारे इदारे के लोग हैं, बगैर मिली भगत के ये हो नहीं सकता। और मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें अभी भी संजीदगी के साथ बैठना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा एक सूरत हाल अमन की ख़राब हो जाएगी कराची के अंदर है। कारोबार लोगों के तबाह हो गए। देखिए, लोग तो कारोबार खरीदते हैं, दुकान देखिए, उसने कहा इतना अच्छा मॉल बना हुआ है, उसको क्या पता कि इस मॉल के पीछे कहानी क्या है, और उस तरह अपना कारोबार सेट करते हैं। आपने रातों रात उनको ग्राउंड पे ज़मीन पर आ गए, लेकिन जिसने मॉल बनाया उसका किसी एक को पकड़ा आपने, जिसने उसको लीज दी उसको पकड़ा आपने। अगर वो तो ये सारे एक पूरा एक प्रोसेस है, इसको करना पड़ेगा। लेकिन वरना ये है कि बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी कराची के अंदर, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों को देखता हूँ। मेरे पास सुबह से लेके शाम तक बाखुदा इकरा और यासिर कोई दूसरा फ़ोन नहीं आता, यही फ़ोन आता है कि जी मैं घर बनाने गया तो मेरे घर पे कब्जे, ज़मीन पे कब्जा हुआ है। ज़मीन वाले को बोलते तू डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो कहता है मैंने इससे खरीदा है, वो कहता है उससे खरीदा है। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल का शिकार हो गया है कराची पिछले 20 सालों के अंदर। इसके लिए बहुत सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम को भी कहीं ना कहीं रिलीफ देने की ज़रूरत है। वरना इस तरह आप किसी को खुलेआम सड़क पर, खुले आसमान के नीचे तो किसी को नहीं बिठा सकते। इसके लिए कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, कोई लाए अमल बनाने की ज़रूरत है। वरना ये ये सिर्फ कराची की हद तक या सूबे सिंध की हद तक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन कराची क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, कराची एक वो शहर है जो मरकज़ को पे 70% रेवेन्यू देता है, सूबे को रेवेन्यू देता है, बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है।
तो इसको तो एक आइडियल शहर होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है, एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, लाया अमल बनाने की जरूरत है, तभी हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब, अपना कीमती वक्त आपने सवेरे पाकिस्तान को दिया। यासिर, जिस तरह से हम लाया अमल की बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें, तो अगर हम बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो वो बहुत ज़्यादा कानून को इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर उनको सख्ती से जोर देते हैं, और वो ये कहते हैं इस तरह का ट्रेंड, ये जो हम जिस स्टोरी पे जा रहे हैं, इस तरह का ट्रेंड अगर सिंध में भी सेट हो जाए, लेकिन सवाल ये सेट करेगा कौन? जो मुलव्वस हैं वो सेट करेंगे। वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि पुलिस को कहता हूं कि इमरान खान भी अगर कानून तोड़े तो एक्शन लें। इस्लामाबाद में ईगल पुलिस स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब थी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे, तो उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जब कानून तोड़ने वाले के खिलाफ एक्शन होगा तभी मुआशरे में अमन कायम। बिल्कुल ऐसा ही है, और पुलिस जो है वो इसमें कमज़ोर तबके के लिए रहम का जज्बा रखे, क्योंकि जंगल में ताकत की हुक्मरानी तो होती है, इंसानी मुआशरे में नहीं होती। रियासत मदीना की अगर उन्होंने कहा बात की जाए, उसकी बुनियाद ही कानून की हुक्मरानी और इंसाफ थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि क़याम अमन का मतलब ये नहीं होता कि छोटे लोगों को पकड़कर जेल में डालें। पुलिस को कभी भी कमज़ोर तबके पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ज़रा हाथ जो है वो होला रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कल यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई ताकतवर कानून तोड़ता है तो पुलिस को उससे सख्त हाथ से डील करना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना हुई और आपने ना की तो तब मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कहने को सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मुआशरे में कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं है, हमारे मुआशरे में कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर बराबर होना चाहिए, अमली मुजाहिरा होना चाहिए। अमली मुजाहिरा होगा तभी मुआशरे में अमन कायम हो सकता है, और जो नारा लगाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही, उस पर अमल दरामद तभी वो कायम होगी। यासिर, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं सैर व सयाहत की भी, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है सयाहत के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सयाहत आसिफ महमूद ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम से पैकेजेस मॉल तक TDCP डबल डेकर बस के नए रूट का इफ्तिताह भी कर दिया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हुकूमत है जिसने आते हुए अपने एजेंडे में सयाहत के फ़रोग को शामिल किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बेशतर जगहों पर इस बात को कोट किया है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको खुदादाद सलाहियतों से नवाजा गया है। हमारे यहाँ बेशतर पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, दुनिया को तरगीब देने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की खूबसूरती जो है वो देखे। इसी हवाले से अब नई डेवलपमेंट क्या हो रही है, कितने नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बिलखुसूस पंजाब में, और ओवरऑल हमारा जो सयाहत इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से लिंक किया गया है, बजट में कितना इजाफा हुआ, इस पूरे मजमूई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुशीर सयाहत वज़ीर आला पंजाब के आसिफ महमूद साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया एक तो स्टूडियो में आने के लिए। आपको दिक्कत का सामना तो नहीं होगा उम्मीद है। आने वाले दिनों में अगर हम लाहौर को लेकर सयाहत देखें तो बिलखुसूस लाहौर के अंदर नई डेवलपमेंट क्या है, फिर आगे बढ़ के बात करेंगे कि मजबूरी सूरत हाल क्या है। देखें, जो लाहौर के अंदर सबसे बड़ा पोटेंशियल है, हेरिटेज टूरिज़्म का पोटेंशियल लाहौर के अंदर मौजूद था, और हमारी एक साइड से बस पुराने रूट्स के ऊपर चल रही थी और सिंगल एक रूट के ऊपर चल रही थी। दो चीज़ें थी हमारे सामने चैलेंज, एक तो अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना और फिर नए रिसोर्सेज को इंजेक्ट करना उस सिस्टम के अंदर। तो एक तो हमने उस बस सर्विस का जो रूट है वो एक सिर्फ जाती थी मीनार पाकिस्तान और शाही किला जाती थी, वहाँ से हमने उसको चेंज करके डाइवर्ट करके वाघा बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया। दैन हम एक हेरिटेज ट्रेल का भी यहाँ पे एक लोगों के लिए फैसिलिटी रखी, जिसमें शालामार बाग, दाईयंगा का मकबरा, ये जो हिडन जेम्स थे लाहौर के, उनको भी लोगों तक पहुँचाने के लिए उस टूर का आगाज़ किया। अब हमने मॉडर्न लाहौर को भी ओल्ड लाहौर के साथ साथ लिंक अप किया है कि जो पैकेजेस मॉल है, ज़ाहिर है वहाँ पे हर शोबा ज़िंदगी का शख्स वहाँ पे जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं, फॉरनर्स जाते हैं, वो एक रूफ के नीचे आप यानी कदीमी सयाहत और जदीद सयाहत का इंतज़ाम, जदीद लाहौर का हमने कॉन्सेप्ट दिया। और बेसिकली हमारी कोशिश है कि वहाँ से हम कोई भी शख्स जो शॉपिंग के लिए जाता है, अपनी फैमिली के साथ जाता है, वो गाड़ी वहाँ पे पार्क करे और दैन उसके बाद वो लाहौर शहर का
ओल्ड लाहौर का पूरा एक ट्रिप ले सकता है, और इवन अगर वो वहाँ पे स्टे करना चाहे तो वहाँ पे भी ये ऑप्शंस हमने उन लोगों के पास रखे हैं। तो हर वीकेंड पे हमने बस सर्विस शुरू की है, और इसके साथ साथ सिर्फ लाहौर में नहीं, लाहौर के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता साल इस बस सर्विस का इफ्तिताह किया था, और इसी साल हमने बहावलपुर के अंदर भी इसका इफ्तिताह कर दिया। और नई जो हमारी ADP स्कीम है उसके अंदर हमने सिंगल डेक बसेस 5 मजीद उसमें रखी हुई हैं, जो हम हिल स्टेशन यानी आपने जनूबी पंजाब को भी पूरा हक दिया है, जो बयानिया अपनाया गया है, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने तो उसको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी डिक्लेयर किया, और मैं समझता हूँ कि बड़ा इनकलाबी ये इकदाम है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जितना फोकस किया उस डिप्राइव एरिया को, माजी में इसकी मिसाल अच्छा, आसिफ साहब, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो टूरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उन्होंने दिखाई है, उन्होंने एक वजारत भी इसकी आपने बताया कि कायम की है सयाहत की, क्योंकि इससे पहले ये वजारत मौजूद नहीं थी। तो क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको एक्सप्लोर करना है और लोगों को बताना है कि यहाँ पर आएँ, ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है? देखें, एक तो पॉलिसी एंड पे सबसे पहले तो एक डेडिकेटेड टूरिज्म डिपार्टमेंट, फिर टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी का क्याम, उसके साथ साथ हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज जो 18th अमेंडमेंट के बाद डिवाल्व हुआ और उसको अडॉप्ट ही नहीं किया था सूबे ने, उनको वानीन को, तो जिससे करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा था गवर्नमेंट रेवेन्यू को, उसमें हमने पॉलिसी एंड पे रिफॉर्म्स किए, हमने 3 लॉज अमेंड किए, और उसके साथ साथ टूरिज्म हाईवे का प्रोजेक्ट। मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी में मरी का जो एक मकाम है पंजाब में, अगर टूरिज्म की बात की जाए पूरे पंजाब के लिए वो बचपन से लेके अब तक, अगर आप 80 की दहाई से अब तक देखें तो किसी को ये पूछे, जिस तरह ओवरऑल कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे हो जमिया नहीं, तो यानी अगर आपने सयाहत के लिए कोई बहुत बड़ा टूर करना है तो वो मरी तक। देखिए, पंजाब के बारे में तो ये कहा जाता था कि टूरिज्म शायद है ही मरी में, तो मरी को क्योंकि मास्टर प्लानिंग थी नहीं, टूरिस्ट का रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था, फैसिलिटीज़ कम थी, तो उसके बिल्कुल एडजेसेंट कोटली सतियाँ की तहसील है, इक्वली वो उसमें पोटेंशियल मौजूद है टूरिज्म का। और उसके बिल्कुल साथ पंजपीर रॉक्स, काउटा यूनियन काउंसिल की एक यूनियन काउंसिल है, बहुत खूबसूरत ट्रेन है वहाँ पे माउंटेन्स की। और जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरी अपनी पैदाइश रावलपिंडी की है, जब मैं ये पोर्टफोलियो मिलने के बाद फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया और मैं परेशान हो गया वो जगह देख के, तो उसको लिंक अप कर रहे हैं। गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म ने इसी रूट का दौरा किया था, जिसमें ये कलर कहार, ये सारी पूरी वो हेरिटेज ट्रेल है, वो साल्ट रेंज का वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, वो सेपरेट पीएम ने इसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी। टूरिज्म हाईवे 5 तहसीलों को मिलाएगी, जिससे डिप्राइव तहसीलें हैं, कोटली सतियाँ, काहुटा, कलर सईदा, ये जब लिंक अप होंगी तो ज़ाहिर है यहाँ पे माशी तरक्की भी होगी। ये प्रोजेक्ट जो है कितने टाइम में मुकम्मल कर लिया? ये इंशाल्लाह 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और उसके साथ साथ मैं खुसूसन जिक्र करना चाहूँगा जिस प्रोजेक्ट को आप इंडिकेट कर रहे हैं, अलबेरूनी हेरिटेज ट्रेल, जो साल्ट रेंज के ऊपर वज़ीर आज़म ने तो पूरा वो उसका विजिट करने के बाद वो इलाके की वो हमने मनाजिर देखे थे, उस वक्त मैं ही कमेंट्री कर रहा था उस पर, तो वो देखते हुए हमें तो उस वक्त इदराक हुआ कि पाकिस्तान में कोई ऐसी भी ट्रेल है जिसे साथ में आप मिला के एक नई सयाहत को फ़रोग दे सकते हैं। देखें, आप ये देखें कि अलबेरूनी ने 1000 साल पहले ज़मीन का कतर वहाँ पे मैयर किया पिंड दादन खान में, और वो नंदना फोर्ट जो है बिल्कुल वो डिमॉलिश हो चुका था, और इतनी बड़ा वो एसेट है, और पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए था। उस पर हमने हेरिटेज ट्रेल जो अलबेरूनी हेरिटेज ट्रेल उसका नाम दिया, उसके एडजेसेंट जितने मोनूमेंट्स हैं 12 से 15 उसको लिंक अप किया, और एक पूरी हेरिटेज ट्रेल हमने अनाउंस की है। उसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहा है, वो ऑन गोइंग है, और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और 2 आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको चीज़ें मुख्तलिफ मिलेंगी, टूरिस्ट फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी। और ना सिर्फ ये बल्कि हमने पूरी साल्ट रेंज, मैं समझता हूँ कि साल्ट रेंज के ऊपर झीलें भी मौजूद हैं, सीनिक ब्यूटी है, हिंदुज़म का एक बहुत बड़ा रिलीजियस पोटेंशल है, सिख कम्युनिटी के लिए एक रिलीजियस पोटेंशल है, और उसके साथ साथ मुस्लिम फोर्ट्स भी इसके ऊपर मौजूद हैं। 5000 साल पुराना तुलाजा का शहर खुशाब के अंदर, वो भी इसी साल्ट रेंज के ऊपर है। काला बाग मियाँ वाली के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, वो भी इसी साल्ट रेंज के ऊपर है। तो ये वो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें थी जो माजी के अंदर इनको टच ही नहीं किया गया। जैसे आप ये कह रहे हैं कि माजी के अंदर इनको टच नहीं किया गया, तो बेशतर हमारे कले ऐसे हैं, जैसे फोर्ट मनरो है, जैसे मरोट वाली साइड पे चले जाएं, या बहावलपुर में अगर हम चले जाएं, बेशतर जगह जो कोहे सुलेमान की रेंज है वहाँ पे जो कले थे उनको महफूज भी नहीं बनाया गया, यानी जो बाकियात हैं कम से कम उसको ही महफूज बना लिया जाए ताकि वहाँ पे भी सयाहत को फ़रोग़ मिल सके। देखिए, 45 हेरिटेज प्लेसेस ऐसी हैं पूरे पंजाब में जिसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अब टेकअप किया हुआ है, जिसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। उसमें कोहे सुलेमान और फोर्ट मनरो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साउथ पंजाब का एक अल्टरनेटिव हिल स्टेशन है, वहाँ पर भी टूरिस्ट फैसिलिटेशन, साइनेज, हम पार्कवेज की वहाँ पर स्कीम हमारी कंप्लीट होगी। रिजॉर्ट एक हमने फोर्ट मनरो में बना छोड़ा है, उसके साथ साथ जितने गजीबोज और ये बेंचेज
फैसिलिटीज़ टूरिस्ट फैसिलिटी के लिए चाहिए। और इन पैरेलल हमारे साथ वर्ल्ड बैंक भी इस पे तावन कर रहा है, और उनके इश्तराक के साथ हम 90 ऐसी साइट्स हैं जिसके ऊपर टॉयलेट ब्लॉक्स और टूरिस्ट फैसिलिटेशन के लिए साइनेज और इस तरह के लाहौर में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ आप जो हमारी वजीर खान मस्जिद है जी, वो भी उन्हीं के इश्तराक से बिल्कुल, वो वर्ल्ड सिटी ने टेकअप की हुई है, कामरान लाशारी साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो एक पैरेलल चीज़ चल रही है। तो मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं टूरिज्म सेक्टर के अंदर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा फोकस है। और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर जो इनकलाबी इकदाम इस शोबे के अंदर हुए हैं, आपको माजी में तो एग्जैक्टली माजी में तो हमें नहीं मिलते, लेकिन जिस तरह से हम देखिए कोविड के दिनों की बात करें तो हमारी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब जिस तरह सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो अब क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि दोबारा से उन जगहों को आबाद किया जाए, लोगों को वहाँ पर लेके जाया जाए कि भाई यहाँ पर आप आएँ, ये भी खूबसूरत पाकिस्तान की जगह इनको विजिट करें? देखिए, इस इंडस्ट्री को जितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग कोविड, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी दूसरी इंडस्ट्री को हुआ होगा। तो अब ज़ाहिर है ग्रेजुअली जब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, हमने अपने टूरिस्ट साइट्स को ओपन किया है, NCOC ने उसके ऊपर अनाउंसमेंट की, और जितने SOPs हैं उनको हम फॉलो करते हुए टूरिस्ट को वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, और अब तो ऑलमोस्ट तमाम जगह खुल गई हैं। लेकिन आसिफ साहब, एक बुनियादी नुकता ये है कि जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ पे हर किसी के पहुँचने का वक्त एक सा नहीं होता। यानी रात गए कोई पहुँचा, कोई सुबह के औकात में पहुँच गया, तो 24 घंटे हम पहले देखते थे कि 24 घंटे खुले रहते थे, लेकिन अब मरी का मॉल रोड हो और रात 8 बजे वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर आके उसे बंद करवा दें, तो फिर आप टूरिज्म को कैसे फ़रोग़ दें? देखें, एक तो ये आपने जो पॉइंट रेज किया, इसी के साथ लिंकअप में करूँगा, एक टूरिज्म स्क्वाड का इनिशिएटिव भी हमने लिया है, जो टूरिज्म पॉलिसिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने दिया, और इसी साल ये इस्टेब्लिश हो जाना है टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी। और उसके साथ साथ हमने टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए टूरिज्म स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट की है। और अब आप टूरिस्ट जो प्लेसेस के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको टूरिज्म पॉलिसिंग का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे जो मरी या इस तरह के वाक़यात होते थे, मरी में जिस तरह के वाक़यात होते हैं उस तरह के उसको वाक़यात काउंटर करने के लिए हमने उसके लिए पूरी पॉलिसिंग का कॉन्सेप्ट दिया, टूरिज्म पॉलिसिंग का। और जो बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के NCOC के जो डिसीजंस हैं, जो शॉप्स को भी बंद करवाना और टूरिस्ट साइट्स को भी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अब पंजाब के अंदर जो टूरिस्ट साइट्स हैं वो तो उसी तरह ही 24/7 जिस माल रोड का आप जिक्र कर रहे हैं वो ओपन होती है। लेकिन वो पिछले दिनों वाक़या थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जाके शाम को बंद करवा दी, तो वो वहाँ की जो ताजर तंजीमें थी उन्होंने कहा कि फिर हम तो मुकम्मल बाइकआउट करेंगे, इसलिए वो आपके नॉलेज में लेके आया हूँ। हमारे नाज़रीन को ये बता दें, फ़िलहाल सुनने को ये फेरी टेल लगती हैं कि कुछ अरसे बाद जिस तरह की सयाहत पंजाब के अंदर फ़रोग़ पाएगी। हमारी पंजाब हुकूमत ने इस साल क्या कोई ख़ास बजट मुख्तस किया है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, अगर आप इश्तराक से भी चला रहे हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो पंजाब को अदा करना पड़ेगा, तो कितना हिस्सा मुख्तस? देखिए, 2000 मिलियन की तो ADP है हमारी टूरिज्म की, और $50 मिलियन का वर्ल्ड बैंक का पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्ट चल रहा है पेन पैरल। फिर उसके साथ साथ जिस टूरिज्म हाईवे का मैंने जिक्र किया, 4 अरब रुपए की लागत उस पर, वो फेडरल गवर्नमेंट उसको कर रही है पंजाब हुकूमत के साथ मिलके। तो ये 2000 मिलियन की हमारी ADP डाल लें, $50 मिलियन का एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट, वो 5 साल के ऊपर मुहित है। उसके ऊपर डिफरेंट पॉलिसी एंड पे भी उसके ऊपर काम हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी उसमें कंपोनेंट हमने रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जब एज अ होल ये जेलिन होंगे, तो जिस तरह हमने पिछले 2-3 सालों में पॉलिसी एंड पे काम किया, अब तो 1 बाय 1 आफ्टर एवरी वीक हमारा किसी न किसी प्रोजेक्ट की जो है हम वो कर रहे हैं, इनाग्रेशन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तहरीक इंसाफ का टेन्योर कंप्लीट होगा तो एटलीस्ट पंजाब के अंदर लोगों को काफ़ी नई साइट्स और ये प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे तब तक। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट ने, वो पूरे भी हों और लोग वहाँ पर जाएं और उन जो टूरिस्ट प्लेस हैं उन पे जाके इंजॉय करें और अच्छे तरीके से अदा करते हैं आसिफ महमूद साहब का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो अज़्म लेकर और जो मैकेनिज़्म लेकर आप चले हैं, अल्लाह ताला उस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और आवाम के लिए भी सहूलियात मुयसर हो सकें, नई जगह एक्सप्लोर हो सकें। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए सैरो तफरी की बात हो रही है, तो अपने व्यूअर्स को अबूधाबी लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर चौको छक्कों की जो बारिश है वो जारी है। और गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो मैच में उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया था, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत बुरे तरीके से हराया। यासिर, मैच देखने वाला था। ये जो PSL का बुखार है, ये रोज़ बरोज़ अब तेज़ होता जा रहा है। अब ये बुखार ख़त्म कब होगा? जब फाइनल होगा।
अब देखना ये है कि फाइनल में पहुंचेगा कौन। पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम हुई है। मुल्तान सुल्तान्स ने पीएसएल में तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की और 100 रन की अगर बात की जाए तो उससे 100 रन से जायद का जो मार्जिन था उससे जीतने वाली ये पहली पीएसएल की टीम बन गई मुल्तान सुल्तान्स। ये एजाज उसने हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दी थी और इससे कबल अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो लाहौर कलंदर्स को उन्होंने 71 रन से हराया था। और शान मसूद की अगर बात करें 42 गेंदों पर 73 रन की क्या शानदार और जारहाना इनिंग्स खेली गई हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार नसीम राजपूत साहब। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नसीम साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान सुपर लीग में सनसनीखेज मराहिल में मैच दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पे एक नया फिगर सामने आ रहा है, नई तरह की बॉलिंग देखने को मिल रही है। आप क्या समझते हैं बिलखुसूस कल का मैच 100 रन्स का मार्जिन, बुनियादी वजह क्या थी कि वो 100 रन्स का मार्जिन क्रिएट हुआ? यासिर, वैसे अगर देखें तो इस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस का मेयार भी समझ में ना आने वाले था। जो उनका स्टैंडर्ड है, जिस अंदाज से अब तक वो खेलते हैं उस अंदाज से वो क्रिकेट नहीं खेल सके। इसमें बहुत सारे रीजंस दिखाई देते हैं। एक दो मैचेस के लिए उनके फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल थे। क्रिस गेल से अगर आप स्टार्ट करते हैं, कई सारे उन्होंने प्लेयर लिए लेकिन वो ज्यादा देर के लिए अवेलेबल नहीं थे। दूसरी, उनकी अपनी सिलेक्शन भी कोई बहुत अच्छी नहीं। अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर उनके देखेंगे तो इतने ज्यादा बेहतर नहीं थे। आप अंदाजा करें कि एक मैच में उनको शिकस्त होती है जब टीम 10 ओवर्स बचा के चली जाती है, हालांकि 134 चेज कर रहे हो और 10 ओवर बचा के चले गए उस्मान ख्वाजा और उनके साथ। तो ओवरऑल देखें तो दो ऐसे रिकॉर्ड कायम हुए अभी रन्स के एतबार से। सबसे बड़ी फतह कोयटा के खिलाफ हुई। या सिर्फ मुश्किल में रहे हुए एंड वेरी वेल प्लेड। जिस तरह कमबैक किया रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स ने, हालांकि वो भी बिल्कुल बॉटम पे थे कोयटा के साथ जब वो इस लैग में पहुंचे थे अबू धाबी के। जी बिल्कुल। नसीम राजपूत साहब, जिस तरह से बात की जाए अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की जिस तरह से कल हारे हैं, और आप क्या समझते हैं कहाँ पे लूप होल से, कहाँ पे कमियां कोताहियां थी कि इतना बुरे तरीके से हारे? अगर कल का मैच देखा जाए, उनकी कल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ऐसे लग रहा था जैसे वो खेलना ही नहीं चाहते, कोई मोटिवेशन नजर नहीं आई। जिस तरह से उन्होंने लास्ट लाहौर कलंदर्स के अगर मैच की बात की जाए तो उसमें तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त नजर आई, बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था। तो क्या समझते हैं कहाँ पे गलतियाँ, कहाँ पे कोताहियाँ की गई हैं? इकरा इज अ टीम गेम और टीम गेम में जो है वो टीम बनना पड़ता है। आप जितनी जल्दी एक फूलों को एक गुलदस्ता बनाने में कामयाब हो जाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स इस सीजन में बन के नहीं थे। आप उनकी अब तक की परफॉर्मेंस उठा के देखें, 200 रन भी उन्होंने स्कोर किया अगेंस्ट पेशावर जल्मी, वो भी चेस हो गए। जो वो रन्स कर रहे थे वो चेस हो रहे थे अगर कराची में जब मैचेस खेले जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस का मेयार जो है वो बेहतर नहीं रहा। और फिर बहुत सारे ऐसे कंसर्न है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन आप सिलेक्शन पहले से कर लेते हैं, आजम खान की सिलेक्शन आपको आजम खान से परफॉर्म ही नहीं होके दे रहा। हसनैन इतने अरसे से कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनसे परफॉर्म नहीं होके दे रहा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। देखिए इकरा, सबसे पहले आप इससे अंदाजा करें इस पाकिस्तान सुपर लीग में जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टूर पे, जहां पाकिस्तान की टीम ने वेरी नेक्स्ट डे जब पीएसएल खत्म होगी तो इंग्लैंड के टूर पे रवाना होने, हमने कितने प्लेयर्स ऐसे हमारे दिखाई देते हैं। फखर जमान को आप हफीज को आप उठा के देखिए, हारिस रऊफ को आप उठा के हम बात कर रहे थे शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर को लेकर। तो नसीम साहब, अगर हम यंग टैलेंट को सामने लाते हैं और उसे आजमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अगर मुशाहिदा करें ये पूरे सीजन्स का 6ठा सीजन चल रहा है, बहुत सा यंग टैलेंट इसके दौरान सामने उभर के आया। हम अगर मौका दे रहे हैं और वो एक सीजन में चलता है, किसी दूसरे सीजन में परफॉर्मेंस वो नहीं रहती,とइस 2 सीजन्स के दरमियान क्या हमने तवज्जो कम दी, प्रैक्टिस कम करवाई, या फिर आपको सिलेक्शन में ना तजुर्बाकारी दिखती? देखिए यार यासिर, अगर आप बिल्कुल सच्चाई से पूछे ना, 27 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, फिर उसके बाद एज ए होस्ट एंकर काम करते हुए। यार वो जो एक टैलेंट को हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया करते थे कि जिस तरीके का टैलेंट हमारे पास से आएगा, वो नहीं आ रहा। यार हमारे बॉलर्स जो है वो सारी दुनिया में मकबूल हुआ करते।
आज हम कहते हैं जी हमें 150 की रफ्तार के बॉलर मिल गए, हमें नसीम शाह मिल गए, हमें हसनैन मिल गए, हमें हारिस रऊफ मिल गए। भाई उनकी परफॉर्मेंस तो देखो, आप 2018 के बाद से अगर इस वक्त दुनिया की जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप बनी है वो भारत की बनी है, जिसने 22 की एवरेज से आउट किए। तो फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ 2018 से। अरे इसमें तो फास्ट बॉलर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक मरतबा एक स्टेटमेंट ऐसा भी दिया था कि कपिल देव अगर पाकिस्तान में होते तो शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेलते। उन्होंने उनके फास्ट बॉलिंग लाइनअप के हवाले से बात की, आज वो दुनिया में सबसे बेहतर हो गए। फिर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर बिल्कुल। नसीम राजपूत साहब, जिस तरह से हम अगर कल के मैच ही की बात कर लें तो अगर हम शान मसूद को देखें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। वैसे तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर समझा जाता था, लेकिन कल जो उन्होंने मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है उससे लग रहा था कि वो T20 भी खेलना चाहते हैं, वो भी खेलना चाह रहे हैं। तो क्या कौमी टीम में वो आ सकते हैं, उनका चांस बन सकता है कोई? अब तक तो उनका कोई T20 में चांस दिखाई नहीं देता था, लेकिन कल की परफॉर्मेंस नहीं, रिसेंट पास्ट में ना एक वो गैरी क्रिस्टन की एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, और वो पिछले 6 महीने साउथ अफ्रीका में 4 महीने ट्रेनिंग करके आ रहे हैं उनकी एकेडमी में। देखिए हमारी क्रिकेट का मसला क्या है, हमारी क्रिकेट का मसला है माइंड सेट। हमारा माइंड सेट तो देखे ना, बाबर आजम 84 कर रहे हैं, 82 कर रहे हैं, टीम मैच नहीं जीते। अगर रिसेंट पास शुरू के अंदर आप उठा के देखें तो हमारे फॉरनर्स जितने भी आप देखेंगे इस इवेंट में थे वो मैच जिता रहे थे। कभी मनरो चल जाते, कभी मिलर चल जाते। हमारे हम क्या बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे अपने प्लेयर्स की तो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही। जितना परफॉर्म कर रहे थे अभी से परफॉर्म नहीं हो रहा। फखर जमान को हम कहते हैं इनको ओपन कराओ शर्जील के साथ, दोनों ही परफॉर्म नहीं करके दे रहे। तो हमारे परफॉर्मेंस का लेवल वो दिखाई नहीं दे रहा, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नसीम साहब, क्या सारे का सारा बर्डन कप्तान के कंधों पर हो सकता है? बिलखुसूस उसकी जिम्मेदारी तो है कि उसने अदा करनी है, लेकिन उसमें सिलेक्शन बोर्ड, चीफ सेलेक्टर, ये इनका किरदार, ये सवालिया निशान नहीं बनता कि एक ही शख्स पर अगर आप इक्तफा करके टेल एंडर्स भी उसी पे छोड़ दें, ओपनर्स भी उसी पे छोड़ दें, रन्स का पहाड़ अगर खड़ा है तो चेज करने के लिए वो एक शख्स खड़ा है, वो कर भी लेगा तो कितनी देर तक उसे सपोर्ट मिल सकती है? मजमूई तौर पर आपको लूप होल्स कहां पे दिखते हैं कि हमें स्ट्रक्चर क्या तब्दील करने की जरूरत है? देखिए सिस्टम बहुत हमारा आवाज दे रहा है कि इसको कहीं ना कहीं ओवरऑलिंग की जरूरत दिखाई देती है। आप सिलेक्शन के मामला देखिए, आप 5 या 6 दिन के बाद मैचेस शुरू होने के बाद टीम अनाउंस कर देते। आपने जरूरी करनी थी कि ये जो PSL के मैचेस खेले गए अबू धाबी में, उससे पहले आपने अनाउंस कर दी। कहते हैं हमें लॉजिस्टिक का मसला है, तो भाई आपके लॉजिस्टिक मसाइल तो हमने देखे थे कितने थे अभी इस PSL के दौरान। कभी कोई खिलाड़ी रह जाता, कभी चार्टर्ड फ्लाइट से 25 लोग नहीं जा रहे, तो ये मसाइल तो देखे थे। और आप 4-5 लोगों के एक्स्ट्रा वीजे लगवा लेते। आप कहते हो आमिर का भी लगवा लो, वहाब का भी लगवा लो, शुएब मलिक का भी लगवा लो, और जब जिसको लेके जाना है आप उसको लेके चले जाते। आप 16-17 तारीख को टीम अनाउंस करते, आपको पता चलता आजम खान किस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर दिखाई दे रहे और शुएब मकसूद किस फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम ही दिखाई नहीं दे रहा। हमें कम से कम चेक करने का मौका मिल जाता। तो यहाँ हमारे सिलेक्शन के क्राइटेरिया देखें। देखिए बाबर आजम की पे तो आप डाल ही नहीं सकते कोई चीज। बाबर आजम इनकी जो बंदा आपको खेल के दे रहा है या रिजवान खेल के दे रहा है, लेकिन यासिर मेरा सवाल यह है कि क्या जरूरी है कि ये दोनों टॉप ऑर्डर पर ही खेलेंगे? आपकी जरूरत इस वक्त अगर पता चलता है बाबर की जरूरत इस वक्त 3 नंबर पे ज्यादा दिखाई दे रही है, 4 या 5 नंबर पे रिजवान की अहमियत दिखाई दे रही है, बिकॉज हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करके नहीं दे रहा। हम क्यों नहीं जाते कि ठीक है हम टॉप ऑर्डर के ऊपर ट्राई करें कि हम लाके चलो हमें 2 मैचों में 3 मैच जरा ट्राई करते हैं इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज में, जो हमें काम कर लेना चाहिए था साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में, कि भाई हम एज ए प्लेयर ट्राई करके तो देखते फखर और शर्जील कैसा खेल रहे हैं। हमने ट्राई नहीं किया। हम फखर को बैटिंग करा रहे हैं जो ओपनर है, हम 5वें-6वें नंबर पर, हम शर्जील को 1 मैच में खिलाते हैं 3 मैच में नहीं खिलाते। चेक तो करते, हमने चेक नहीं किया। और यासिर जैसे आप बात कर रहे देखिए ना, बाबर आजम ने 1 मैच में परफॉर्म नहीं किया कराची के लिए, तो पता चलता है कि 108 पे टीम आउट हो गई। इतना बड़ा फर्क, यानी एक शख्स पे इक्तफा करके आप क्या कर सकते हैं कि एक शख्स पे इक्तफा करते हुए आप अपनी पूरी टीम को सहारा नहीं दे सकते। हर वक्त
सिक्के का एक ही रुख नहीं आता, कभी रुख तब्दील भी हो जाता है। तो इसलिए ना तजर्बाकारी जो है और उजलत बंदी जो है उसमें मुजाहिरा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुस्तकिल फैसले करने चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब इस हवाले वक्त देने के लिए। नाजरीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे और इकरा बुखारी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।